Assalamu alaikum friends, myself Ali Ahmed. This video is made by our channel Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Today our topic is growth, development and history of American Constitution. आज हम ग्रोथ, हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1789 में पेश किया गया था और ये दुनिया का रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। मोस्ट रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दुनिया का, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और वुडवर्ड विल्सन इस बारे में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है कि ये मैग्ना कार्टा की तरह ही है। और बुनियादी तौर पर वो कहता है कि जैसे एक सीड होता है, जब काश्त किया जाता है तो सीड एक पौधे की शक्ल इख्तियार करते करते एक बड़ा दरख्त बन जाता है या एक बड़ा पौधा बनता है। तो वो इससे इसकी एक्सप्लेन करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को और कहता है कि ये एक ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक स्टैग्नेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जैसे था, यानी कि पहले जब पेश किया गया था तो 7 आर्टिकल थे इसमें और 700 वर्ड थे। तो अब तक ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, डेवलपमेंट भी हुई है इसमें। तो आगे लॉर्ड ब्राइस कहता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 स्टेप्स में इसे फला और फूला है, इसकी भी डेवलपमेंट हुई है। कहता है कि पहले स्टेप में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था रिटन फॉर्म में पेश किया गया था, उसके बाद इसमें जो इसका देखा गया कि कैसे लोगों के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन की गई कि लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद इसे इन 2 स्टेप्स में गुजारने के बाद उन्होंने तीसरा स्टेप इसका ये लिया कि फिर तीसरे स्टेप में उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी बाकायदा सोसाइटी पर। तो जो रिज़ल्ट्स आए उनसे फिर उन्होंने अखज़ किया कि ये वाकई ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए नाफिज़ अमल हो सकता है। फिर डेवलपमेंट हुई, जैसे कि डेवलपमेंट मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की, हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि 7 आर्टिकल पर भी मुश्तमिल था और 700 वर्ड्स थे इसमें। तो यही बात इसमें की गई है। इसमें एक बात नोट करने की है कि आखिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट क्यों पेश आई, क्या वजूहात थी। तो वो वजूहात ये थी कि अमेरिका में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी। पहले 13 स्टेट्स थी, बाद में नई स्टेट्स इमर्ज हुई जिन्होंने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शमूलियत इख्तियार की। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वसाइल कम थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो 13 स्टेट्स को डील कर रहा था। तो इस हवाले से जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस हुई उनको बुनियाद बनाकर फिर इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत आई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटरप्रिटेशंस थी, क्योंकि पहले 13 स्टेट्स थी तो वो मैटर के लिहाज से मैटर को डील कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन उनको डील कर रहा था। लेकिन जब नई स्टेट्स इमर्ज हुई, नई स्टेट्स का जो शमूलियत इख्तियार की उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उस लिहाज से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो थी इंटरप्रिटेशंस उनको उस लिहाज से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पेश आई। तो इन वजूहात की बिना पर ये रीज़न्स थी जिनकी बुनियाद बनी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट की। आगे आ जाते हैं फैक्टर्स कि जो वो क्या फैक्टर्स थे जो कि बुनियाद बने ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो थी ये बुनियाद बनी क्योंकि जो हालात और वाक़यात थे, सर्कमस्टांसेस को बुनियाद बनाकर नई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि जब नए मसाइल पेश आते हैं तो उनके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ती है। जब स्टेट्स 13 थी, 7 आर्टिकल थे, तो 700 वर्ड थे, तो वो ज़रूरियात पूरी हो रही थी। लेकिन जब नई स्टेट्स आई, पॉपुलेशन बढ़ गई, ज़्यादा सिटीज़ को कंट्रोल करने की बात की हुई, तो फिर उसके लिए अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो इस लिहाज से फिर अमेरिकन्स ने इसमें अमेंडमेंट्स की। पहले तकरीबन 7 अमेंडमेंट्स थी, 7 आर्टिकल थे, तो 7 अमेंडमेंट्स थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अब तक इसमें 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ़ अरसे में हुई। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए तकरीबन 232 साल हो गए हैं और इसमें 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं जो कि वक्त के लिहाज से हुई। और ये अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत ही रिजिड है
अमेरिकन प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हम एक अलहदा टॉपिक के तौर पर एक अगली वीडियो में हम इसे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का। अब लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन अमेरिका में जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है। इसमें आर्टिकल 3 मज़ीद एक्सप्लेनेशन देता है कांग्रेस के बारे में, ये लेजिस्लेशन के बारे में, कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट एंड सच इंफीरियर कोर्ट्स, कि सुप्रीम कोर्ट होगी अमेरिका में और उसके नीचे मातहत अदालतें होंगी, और कांग्रेस मुख्तलिफ़ अरसे में टाइम टू टाइम उन्हें हुक्म देती रहेगी, या वो कायम भी करेगी और ऑर्डेन भी करेगी उन्हें। और इस हवाले से कांग्रेस ने जुडिशल सिस्टम जो था अमेरिकन का उसकी बुनियाद रखी थी, और जो कि डिटरमाइन करता था द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी। फिर जुडिशल इंटरप्रिटेशंस ये होती हैं कि अदालत में जब केसेस आते हैं तो जजेस कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसले करते हैं वो जुडिशल इंटरप्रिटेशंस के में आ जाते हैं। अगर तो जजेस को जुडिशल इंटरप्रिटेशंस में जजेस को जब केस आते हैं तो उन्हें कानून से उसका आंसर अगर मिल रहा है तो वो तो उस कानून के मुताबिक लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ वो जज जुरिस्डिक्शन अपनी दे देंगे। लेकिन अगर जजेस जो है वो लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं पाते और ऐसा कोई नया मसला आ गया जिसका वो डिसीजन नहीं कर पाते, तो फिर वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपने नॉलेज के तहत डिसीजन देते हैं, तो उसे जुडिशल इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। क्योंकि हर दौर में नए मसाइल जो है वो जन्म लेते रहते हैं। और इसके बाद एग्जेक्टिव एक्शंस ये है कि जो अमेरिका में जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्रेसिडेंट है, पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट, और बाकी सब जो होते हैं उसके नीचे काम करने वाले होते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो एक्शंस हैं, जो वो स्टेप्स लेता है, उनको कवर कर, वो जो स्टेप्स लेगा या काम करेगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो काम करता है, जो हुक्म देता है, वो भी उनके आइन का हिस्सा बन जाते हैं। वजह क्या है कि एमरजेंसी में अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है, लेकिन उसकी मुद्दत उन्होंने रखी हुई है 3 माह तक वो ऐसा कर सकता है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो जिसे कानून बनना चाहिए तो उसे कानून बनवाने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट से, कांग्रेस से पास करवाना पड़ेगा अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू। कन्वेंशंस एग्जेक्टिव एक्शंस पर हमारी बात हो। कन्वेंशंस क्या होते हैं? बाकायदा वो यूजेज और कस्टम्स होते हैं जो मुल्क की सतह पर एक लंबे अरसे तक यूज़ होते रहें और रिपीटेडली यूज़ होते रहें, तो उन्हें कन्वेंशंस कहते हैं। अमेरिका में कन्वेंशंस को बड़ी अहमियत हासिल है, जैसे कि यहाँ पर वजाहत के साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे इसे, कि जो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये भी एक कन्वेंशन है उनका, कि वो कहते हैं जो आम लोग होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं अगर प्रेसिडेंट के नुमाइंदे को, तो वो कहते हैं कि हमारा वोट सदर को चला गया, हमारे प्रेसिडेंट को चला गया। कि हम अगर ट्रंप है और जो बाइडन है, अगर एक बंदा जो बाइडन को वोट डालना चाहता है तो वो जो बाइडन के नुमाइंदे को वोट डालेगा और कहेगा कि ये मेरा वोट जो है ये जो बाइडन को चला गया, मैंने अपना वोट जो बाइडन को दे दिया। ये वहाँ पर अमेरिकन में एक कन्वेंशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसरा ये कि दूसरा कन्वेंशन ये है कि अमेरिकन कहते हैं कि जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाकायदा इलेक्ट होकर आएगा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ये भी वो कन्वेंशन के तौर पर वहाँ यूज़ करते हैं कि कन्वेंशन जो पार्लियामेंट जो मेंबर होगा वो मस्ट है कि इलेक्ट होकर आए। तीसरा है पोजीशन ऑफ स्पीकर, भी जो पोजीशन ऑफ स्पीकर है वो भी डिटरमाइन की जाती है कन्वेंशन और यूजेज के थ्रू। कैबिनेट सिस्टम है अमेरिका में जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट जो है वो सदर के अंडर होती है, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कैबिनेट तश्कील देता है और इस कैबिनेट को तश्कील देने का हक़ उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया हुआ है, और ये भी एक कन्वेंशन के तौर पर ही वो इस्तेमाल करते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं है, ये एक कन्वेंशनल मेथड है। तो वो कन्वेंशन के थ्रू उन्हें ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो अपनी कैबिनेट को अपने ही तरीके से रेगुलेट कर सकता है, नई काबीना की तश्कील कर सकता है, जैसे चाहे उसे कैबिनेट को रन कर सकता है। स्टीयरिंग कमेटी का कोई जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये एक कन्वेंशन है उनका, किसी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि तमाम मामलात को देखती है कि कौन सा बंदा, कौन सा मिनिस्टर अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। तो ये कन्वेंशन के तौर पर वहाँ इस्तेमाल की जाती है। प्रोसीजर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कि जो प्रोसीजर है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशन,
جو کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو الیکٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، یہ بھی ایک ان کا کنونشن ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی۔ سینیٹریل کارٹسی جو ہے یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اگر کسی اسٹیٹ میں کسی آفیسر کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس اسٹیٹ کے جو ملحقہ اسٹیٹ کا سینیٹر ہوگا اس سے مشاورت کرنے کے بعد ہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا کسی بھی آفیسر کو۔ تو اسے جو پریزیڈنٹ اور سینیٹر کے درمیان مشاورت ہوتی ہے اسے سینیٹرل کارٹسی کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ کنونشن کے طور پر وہاں یوز کیا جاتا ہے۔ منی بل جو ہے جیسے ہمارے یہاں قومی اسمبلی میں سب سے پہلے بل پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے آگے پروسیڈ کروایا جاتا ہے، تو اسی طرح امریکہ میں سب سے پہلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے، جو لوور ہاؤس ہے کانگریس کا، اس میں منی بل پیش کیے جاتے ہیں۔ ایکسپلینیشن آف پالیسیز ہے۔ الیکشن جو ہے پریزیڈنٹ کا، الیکشن کے بعد جو پریزیڈنٹ وہ اپنی پالیسیز اور پریورٹی کو کانگریس میں باقاعدہ ایک ایڈریس کے تھرو ایکسپلین کرتا ہے کہ میں اپنے کنٹری کی امپرومنٹ کے لیے یہ سٹیپس اور یہ پالیسیز اختیار کروں گا۔ الیکشن آف چیئرمین آف کمیٹی، جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کا الیکشن ہوتا ہے سینیورٹی بیس پر، سینیورٹی کی بنیاد بنا کر کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کمیٹی مختلف کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، جیسے اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، اور منی بل پر جو نگرانی کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ کسی بھی پرابلم کوئی کریٹ ہو گیا تو اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں سینیورٹی بیس کے جو ان کے ہوتے ہیں سینیٹرز، ان کو سینیورٹی کی بنیاد پر ہی سلیکٹ کر کے چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ ریزیڈنٹس ہے کہ پریزیڈنٹ، ان میں کنونشن ایک پایا جاتا ہے کہ امریکہ میں کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ دو مختلف اسٹیٹ سے ہوں گے، ایک ہی اسٹیٹ سے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس اوور آل ڈسکشن جو ہم نے کی، اس کا ہم کنکلوژن یہی نکالتے ہیں کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے اور ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں امینڈمنٹ کا پروسیس بہت سلو ہے اور ریجڈ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جو کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا گروتھ ڈیولپمنٹ آف امریکن کانسٹیٹیوشن، تو اس کے اوور آل ڈسکشن کرنے کے بعد ہم کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ واقعی ہی دنیا کا ایک ریجڈ اور ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں امینڈمنٹ کا پروسیس بہت ریجڈ اور سلو ہے۔ لہٰذا دوسرے کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ہی کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔